वी ऑफन फील कि लाइफ में अपना पैशन और ड्रीम्स फॉलो करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो न सिर्फ अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ में जीते हैं, लेकिन अपने पैशन को भी उतनी ही शिद्दत से निभाते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही अधिकारी मौजूद हैं जिनकी पर्सनालिटी में एक तरफ जहां प्रशासनिक सख्ती और कठोरता है, वहीं दूसरी तरफ उड़ान, जंगल, कैमरे और कला के लिए गहरा जुनून है। आईआईटी, आईआईएम और आईएएस जैसे मुश्किल रास्तों को पार करने के बाद भी उन्होंने खुद को एक ऑफिसर तक ही सीमित नहीं रखा है। यही वजह है कि उनकी स्टोरी सिर्फ सक्सेस की नहीं, बल्कि लगातार खुद को तराशते रहने की है। सो दिस इज पल्लवी एंड यू आर वाचिंग इंडियन मास्टरमाइंड्स। वी आर विद डॉक्टर एस सिद्धार्थ। वेलकम सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस टाइम। मुझे सबसे पहले आपसे यही जानना है कि पहले आईआईटी, फिर आईआईएम, फिर आईएएस, एक सेट पाथ लगता है कि जो यूजुअली हमारे इंडिया में या कह सकते हैं बिहार में ये ज़्यादातर बच्चों का, यूथ का ये पाथ रहता है। ऐसे में ये सब करने के बाद भी आप अपनी लाइफ में स्पॉन्टेनिटी को किस तरह बरकरार रख पाए? देखिए, अगर आप कहा जाए कि आईआईटी और आईआईएम में ऑफिस का मैंने पीएचडी मैंने की, तो मेरे विचार से ये सब स्किलिंग का एक प्रोसेस है। मतलब यू एक्वायर स्किल थ्रू दिस डिग्रीज और क्वालिफिकेशंस, और आईएएस नौकरी है, इट्स वन ऑफ द जॉब्स। सो स्पॉन्टेनिटी यह है कि जो हमारा व्यक्तिगत अपना जो विचार है, जो हमारे व्यक्तिगत स्टाइल ऑफ लिविंग है, मेरे ख्याल से उसको इतने ये सारे डिग्रीज ओनली डू अ स्किलिंग प्रोसेस, they only add skill to one's life, right? but अपने वैल्यू सिस्टम है या अपने स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है या अपने जो विचार हैं उसको उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करते। सो मेरा अपना विचार है कि आई स्टिल बिलीव इन माय कोर प्रिंसिपल्स, कोर वैल्यूज एंड कोर वे ऑफ वर्किंग। इसलिए मेरा विचार है केवल स्किलिंग प्रोसेस है जो ये सब ऐड हो गए हैं, आईआईटी है, आईएम है और पीएचडी। सर, आईएएस रहते हुए आपके पास कई महत्वपूर्ण पद रहे, जिम्मेदारियां रही, उसके बावजूद भी लगातार मैं देखती रहती हूँ कि आप अपनी चीज़ों को, जैसे वेदर इज पेंटिंग, फोटोग्राफी, या फिर आपका जो कोर सब्जेक्ट है दैट इज टेक्निकल, आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से भी उसके लिए भी समय निकाल पाते हैं। तो ये किस तरह कर पाते हैं ये, क्योंकि वो आईएएस की जॉब अपने आप में ही बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है, समय नहीं होता, तो फिर आप कैसे इन सब चीजों के लिए समय निकाल पाते हैं? देखिए, शुरू में मैंने पेंटिंग से शुरू की थी और फिर मैंने डिग्रीज ली जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स भी किया। बचपन में हवाई जहाज उड़ाने का सपना था, तो वो भी एक कालांतर में वो भी एक स्किल ऐड हो गया। तो जो कालांतर में जो एक्टिविटीज होती रही, मतलब पेंटिंग हुआ, फोटोग्राफी हुआ और बाकी जो एयरक्राफ्ट का पायलट होना हुआ, तो ये साथ ही साथ चले, मैंने कभी इसको छोड़ा नहीं। और लाइफ में जो कहते हैं कि जब तक आप डाइवर्स और क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को साथ में नहीं लेके चलेंगे तो लाइफ विल बिकम बोर्डम और मोनोटोनस कि फाइल्स आई कर दी। सो एक क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हमेशा आदमी को अपने साथ लेके चलना चाहिए। और मैं देखता हूँ बहुत सारे हमारे कोलीग्स भी हैं जो म्यूजिक में हैं, डांस में हैं और ड्रामा में हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो अन्य कला से परिपूर्ण हैं। तो मेरा भी है, मैं आर्टिस्ट हूँ, फोटोग्राफर हूँ, पायलट हूँ, और इलेक्ट्रॉनिक्स तो मेरी डिग्री रही है कंप्यूटर साइंस में, तो साथ ही साथ रहा, कभी मैंने छोड़ा नहीं उसको। तो इन सब चीज़ों को करने से क्या आपको लगता है कि जैसे अगर आप समय पेंटिंग्स के लिए, फोटोग्राफी के लिए और एयरक्राफ्ट पे तो हम बात करेंगे बिकॉज वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट स्किल है और उसके लिए आपकी एक अलग जर्नी ही रही है, तो इन सब से क्या लगता है कि आपको अपने काम में भी काम रहने की और स्ट्रेस फ्री रहने की या अलग तरीके से सोचने का वो गुंजाइश मिलती है? देखिए, जब हम लोग ये एक तो पहले तो टाइम मैनेजमेंट है, तो ये बहुत स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजमेंट से चलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जब ऑफिस का काम हो तो पेंटिंग लेके बैठ जाएं या ऑफिस का काम ले तो फोटोग्राफी में चले जाएं। तो सबका अपना टाइम है और सबका टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है।
सरकार ने आपको नौकरी दी है या सरकारी नौकरी है तो उसका अपना टाइम है, बिल्कुल। मतलब ये मिक्सअप नहीं होता है। और जब आप इन सारे जैसे ऑफिस काम से आप खत्म हुए, मतलब ऑब्वियसली 9 to 5 या 8 या जो भी है, उसके बाद यू ट्राई टू स्विच ऑफ फ्रॉम दिस ऑफिस जॉब। उसके बाद अपना पेंट ब्रश लेके बैठिए या इलेक्ट्रॉनिक्स लेके बैठिए। तो एन इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट एंड एन एबिलिटी टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, ये सब अगर मनुष्य सीख ले तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें कर सकता है। मतलब वो पेंटिंग कर सकता है, ट्रेकिंग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो यू शुड लर्न, बेसिकली यू शुड बी अ गुड टाइम मैनेजर एंड एन एबिलिटी टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। अगर आप पेंटिंग लेके बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि अरे वो संची का जो फाइल है उसमें मुझे ऑर्डर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए, तब तो आपका पेंटिंग गया। जैसे बैडमिंटन है, मतलब दैट्स अ टाइम व्हेन यू नो नथिंग कम्स इन बिटवीन। सुबह गए, बैडमिंटन खेला, you just switch off and switch on, and it's a time fixed for a particular purpose. इसलिए ये टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन सर आप एबिलिटी टू स्विच ऑफ की बात करें, कई लोग ये अचीव कर पाते हैं इसलिए वो मल्टीपल चीजें कर पाते हैं। लेकिन अगेन मैं उसी पे आना चाहूंगी कि जैसे आप ACS एजुकेशन थे, बहुत सारा लोड था आपके ऊपर, टीचर्स का ट्रांसफर, टीचर्स एलोकेशन, रिक्रूटमेंट भी आपके इस टाइम पे शायद 2 फेज में हुआ। ये बहुत बड़ा ट्रेमेंडस टास्क है। तो ये तो कई बार होता होगा कि दिन भर आपके लग जा रहे होंगे 24 आवर्स, फिर उसमें भी स्विच ऑफ स्विच ऑन करने की कैपेसिटी और एबिलिटी बिल्ड करना, वो कैसे कर पाया? देखिए, दिन में 2 घंटा निकालना अपने लिए, मेरे ख्याल से ये कंपल्सरी है। मतलब दिस इज समथिंग यू शुड डू इट। मतलब यू कांट बी 24/7 फाइल मैन, राइट? तो दिन में 2 घंटा तो आपको निकालना ही पड़ेगा, और उस 2 घंटे में बहुत कुछ हो जाता है। और ये एबिलिटी टू स्विच योरसेल्फ फॉर दैट 2 hours इज समथिंग व्हिच यू शुड लर्न। अब सर अब आते हैं आपकी ये फ्लाइट पायलट के करियर के वो उस रास्ते पर। आपने जब लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी तो आपने कहा था आपका सपना है कि आप खुद से एक एयरक्राफ्ट असेंबल करके आप उसको उड़ाना चाहते हैं। उसी तरफ आपका पहला शुरुआती कदम था कि आपने उसको सीखा, ट्रेनिंग ली। तो वो जर्नी कैसे रही, वो शुरुआत कहाँ से हुई और अभी कहाँ तक पहुँचे हैं आप? देखिए, बहुत बचपन में ये था कि मुझे हवाई जहाज चलाना है और आकाश में देखता था तो पतंग तो उड़ा ही लेता था। आज भी पतंग मैं उड़ाता हूँ। तो आकाश और उड़ने का जो सपना है उसी ने ट्रांसलेट किया कि मैं पायलट बनूंगा। और मैं कठिन परिश्रम किया, मैंने परीक्षाएं लिखी, सारे एग्जाम्स मैंने पास किए। बहुत डिफिकल्ट एग्जाम्स हैं, मतलब इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस आल्सो। और कभी कभी तो बहुत रिस्की प्रोसेस है व्हेन यू आर इन द कॉकपिट अलोन ट्राइंग टू फ्लाई अ प्लेन। तो आई हैव कंप्लीटेड द रिक्वायरमेंट्स। सो ये है कि इतने मतलब एंड ऑफ दिस, मतलब जो कहते हैं ना कि लोग इस उम्र में भी सीखने का जज्बा रखता हूँ। मैंने सीखा और मैं पायलट, नाउ आई एम अ कैप्टन। सो है मेरा। कितने, how many hours have you already? I almost completed because of weather. I could not complete my cross country. I'm just waiting for the weather to get clear. 2-3 दिन से मैं ट्रायल ले रहा हूँ, but weather is not supporting me. But independent flying start alone. Yeah. I fly alone. एक और चीज सर है आपके विषय में कही जाती है, देखती पढ़ती सुनती रहती हूँ मैं, कि जितने ही आप एक अधिकारी के तौर पे एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार अधिकारी हैं, उतने ही सिंपल भी हैं। कई बार आप कहीं सब्जी खरीदते दिख जाते हैं, भीड़ का हिस्सा होते दिख जाते हैं। ये चीज़ कैसे अचीव कर पाए? क्योंकि जैसे मैं देखती हूँ कि IAS बनने के बाद लोगों में एक अलग तरीके का, तो गुरूर भी नहीं कहूँगी, एक अलग वो कट भी जाते हैं। कई बार कई ऑफिसर्स होते हैं जो लोगों से जुड़ पाते हैं, कहीं नहीं जुड़ पाते हैं। लेकिन आप बहुत ऊपर टॉप पोजीशन पे जाने के बाद भी आप लोगों से जुड़े रहे, ग्राउंडेड रहे, ये कैसे संभव हो पाया? देखिए, ये अपने व्यक्तित्व की बात है। और मैं हमेशा समझता हूँ कि आदमी को जो कोर प्रिंसिपल्स और व्यक्तित्व, जैसे मैंने पहले कहा शुरू में, इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। सो वन शुड बी वेरी ग्राउंडेड। और मैं देखता हूँ बहुत सारे हैं, मेरे भी कोलिग्स हैं, ऐसा नहीं है कि आई कांट से दैट इसी से कंटिन्यू। मैंने बहुत सारे प्रकार के ब्यूरोक्रेट हैं कि सडनली एक ऑरा टाइप अपने को फील हो जाता है और धीरे धीरे देखते हैं कट ऑफ हो जाते हैं पब्लिक से। और बहुत सारे ऐसे भी मेरे ऑफिसर्स हैं जो बहुत ग्राउंडेड आज भी हैं और
सो इट्स अ कंटिन्यूम, इट्स नॉट अ, मतलब मैं नहीं कह सकता कि सब इस प्रकार के हैं या इस प्रकार के हैं, बट ये है कि आई हैव केप्ट माय बेसिक प्रिंसिपल्स करेक्ट। और मैं हमेशा समझता हूँ कि जो सरकारी नौकरी है या जो पद है, आपने कभी मेरे अन्य पॉडकास्ट में भी देखा होगा, दैट दीज आर वेरी टेम्पररी फेजेस ऑफ लाइफ। सो वंस यू आर ऑफ दिस फेज ऑफ लाइफ, देन यू हैव टू गो बैक टू योर सोसाइटी। जहाँ से आप शुरू किए वहाँ पे वापस जाना है। तो अनलेस यू आर ग्राउंडेड, you will have a very bad time, or you will have very stressful time. Right. And the more you are grounded, people are approachable. एक और भी इसका फायदा है कि जितना आप ग्राउंडेड हैं, तो पब्लिक उम्मीद करती है और आपको अप्रोच करती है। अगर आप मतलब कहते हैं कि जमीन पाँव में जमीन नहीं हो, तो पब्लिक भी थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश करती है। तो आज के दिन में पीपल टेक लॉट ऑफ लिबर्टीज। मैं जैसे बता रहा हूँ, शिक्षा विभाग में पीपल वुड डायरेक्टली सेंड मी व्हाट्सएप मैसेजेस, मतलब विदाउट झिझक। मतलब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को व्हाट्सएप मैसेज भेजना, फिर मैं डेवलपमेंट कमिश्नर था, देन दे यूज्ड टू सेंड मी। सो आई नेवर फेल्ट बैड अबाउट इट, या आई नेवर फेल्ट ऑफेंडेड अबाउट इट कि भाई उसका तो बहुत हियरार्की में है, ही इज जस्ट जॉइंड द न्यू एडमिशन उसका हुआ है इनटू द government service, but since you feel that you are approachable, that's why people are approachable. It's your call whether to listen to him, whether to take a call on it, or and there were many times जब बहुत crisis में लोगों ने सीधा मैसेज किया है। तो basic principles and basic value system and basic lifestyle मेरा जब से मैं स्कूल में रहा, जब से मैं कॉलेज में रहा, that has still not changed. I'm still the same man in college, I'm still the same man at IIT, still same man at IIM Ahmedabad, is still the same man at IAS, and still I'm the same man. Still the same man. कभी सर ऐसा हुआ है कि फील्ड में कभी कोई इंसान आपके पास पहुंचा हो कुछ प्रॉब्लम लेकर, और वो बात आपके दिमाग में छप गई हो? मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट जो फील्ड में रहने की वजह से हुआ हो, जो आपको अभी भी याद आता हो? बहुत सारा है। कुछ एक अब तो जैसे व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, क्राइसिस आते हैं, बहुत सारे क्राइसिस आते हैं। और मतलब शिक्षा में मेरे ख्याल से टीचर्स का बहुत क्राइसिस आता है। हाँ, उस समय तो बहुत प्रॉब्लम्स थी, क्राइसिस आते हैं। और मतलब आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई यूज्ड टू बी इन द फील्ड, मेरी ट्रेनिंग भी बड़ी मतलब डिफरेंट हुई रही है। मतलब आई वाज अ ट्रेनी प्रोबेशनर इन गिरिडीह, एंड माय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पोस्टेड मी इनटू अ ब्लॉक फॉर ट्रेनिंग, व्हिच वाज द हेडक्वार्टर ऑफ नक्सलिज्म एट दैट टाइम. When there was no Naxalism all around the place, that was the headquarter. So I tried to understand many issues, and I tried to motivate them. I tried to make correctional issues. I tried to correct them कि भाई समाज में आइए और मेनलैंड में आइए, ये सब काम मत करिए। So मेरा ट्रेनिंग ही वैसे हुआ है। And there were times when I was in Lohardaga, I was in Aurangabad. So life has been very eventful. So ऐसा नहीं है कि I can't pinpoint one incident, but life has been very eventful for me. बट सर, आप जैसे अभी इवेंटफुल की बात करें, अगर आप अपने करियर को पीछे की तरफ देखते हैं, तो कोई अगर आपको बताना हो कि ये मुझे लगता है कि मेरे करियर के या मेरी लाइफ के ये 4 टर्निंग और हाईलाइट पॉइंट्स थे, वो क्या होंगे? देखिए, जहाँ तक मेरे टर्निंग पॉइंट्स बहुत रहे हैं, और ट्रेजेडीज भी रही हैं मेरे, मतलब कैरियर में एक्सीडेंट्स भी बहुत हुए हैं। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स मेरे लाइफ में हुए हैं। मतलब आई बीन इन चाईबासा, वेस्ट सिंहभूम में मैं था, और पब्लिक कनेक्ट मेरा बहुत अच्छा था उस वक्त भी। आई वर्कड अमंग द संता हो ट्राइब्स, एंड लोहरदगा में आई डिड अगेन, इट वाज अ बेड ऑफ नक्सलिज्म एट दैट टाइम। तो वहाँ पे जितने भी नक्सलाइट ग्रुप्स थे, लॉट ऑफ करेक्शनल मेजर्स यूज्ड टू हैपन ड्यूरिंग दैट टाइम। फिर औरंगाबाद आया, उस वक्त औरंगाबाद वाज इन द मिड ऑफ नक्सलिज्म एट दैट टाइम, एंड मेजर एक्सीडेंट्स हैपेंड फॉर व्हिच लीव अ वेरी लॉन्ग मेमोरी इन माय लाइफ। और इसलिए ऐसा कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट मैं नहीं बता सकता, मतलब I can't pinpoint a specific incident, but major incidents happened during my life in various times. सर, जो आपका सबसे लास्ट पोस्टिंग प्लानिंग कमीशन के उससे पहले एजुकेशन वाला था, उस समय आपके ऊपर बहुत प्रेशर था, बहुत तरीके की
बहुत सारे टास्क एक्चुअली आपको करने थे और उस समय हर दिन न्यूज़ आती थी ट्रांसफर्स को लेकर और भी चीज़ों को लेकर टीचिंग में। उस एक्सपीरियंस को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये बिहार का सबसे लार्जेस्ट एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट है और मोटा मोटी आपका 6 लाख टीचर्स हैं सब मिला के, फॉर्मल इनफॉर्मल, और उसके बाद रसोइया हैं, फिर असिस्टेंट्स हैं, 2 लाख और हैं, तो करीब 8-9 लाख लोग इस डिपार्टमेंट में हैं। अगर आप गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट को ऐड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट बराबर होगा। तो वहाँ पे मैंने 3 चीज़ें मैंने की, बेसिक 3 चीज़ें। पहला है कि मैंने टीचर्स को सम्मान दिया, मतलब इट्स अ रिस्पेक्टेबल कम्युनिटी, मतलब इट्स समथिंग वेयर यू शुड गिव रिस्पेक्ट। तो दैट इज समथिंग व्हिच आई वांटेड टू रिस्टोर कि भाई आप एक सम्मानित समूह हैं एंड you deserve the respect in the society and you shall be treated with respect by all government machinery. So जो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी है, BEO, DEO, ये सब का है, तो they shall respect you as a teacher. So that is something which I tried. Second thing was I tried to connect with the teachers directly one to one. So I had this शिक्षा के समाचार बात हर शनिवार में. I tried to get messages, सब लोगों ने मुझे मैसेज भेजा और मैं उस मैसेजेस पर हर शनिवार को जवाब देता था, जो भी पॉसिबल हो। और तीसरा है कि इन्वॉल्व द पेरेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, राइट, कि भाई पेरेंट्स को भी स्टेक होल्डर, इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर बनाए जाएं इन द प्रोसेस ऑफ शिक्षा। तो ये जब 3 चीजें हुई, मतलब जहां एक तरफ आप टीचर्स को सम्मान दिए, दूसरा 1-to-1 टीचर से आपने कनेक्ट हुआ, और तीसरा जब आपने पेरेंट्स को इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हुआ, दैट इज व्हेन थिंग्स स्टार्टेड मूविंग इन द शिक्षा विभाग। मतलब पेरेंट्स वुड बी कट ऑफ एट वन पॉइंट इन टाइम पहले। मतलब आप देखेंगे पेरेंट टीचर मीटिंग वाज अ फंक्शन, इट वाज अ वेरी सेलिब्रेटेड फंक्शन। टीचर्स को इज्जत का सम्मान देना और टीचर्स को अवार्ड देना हर महीने में, so that was an intervention and 1-to-1 connect. So these 3 major important things happened in Shiksha Vibhag, and I feel that if it is continued, things will change as far as the education system in the state. सर, ये अभी आपने एक बात कही तो उससे मुझे ये प्रश्न ध्यान आ रहा है कि जब आप किसी जगह किसी भी पोस्टिंग में होते हैं और आप कुछ चीज़ें करते हैं जो आपको लगता है कि आगे 5 साल 10 साल अगर रह जाए तो चीज़ें बिल्कुल बदल जाती है, बट आप उस जगह से ट्रांसफर हो जाते हैं और फिर आप देखते हैं कि वो कंटिन्यू नहीं हो पाया, तो कभी इस चीज़ का मलाल रह जाता है, दुख होता है, या आप जब पोस्टिंग छोड़ते हैं तो लाइफ में भी मूव ऑन कर जाते हैं, उस बारे में नहीं सोचते हैं? जब मैं किसी पोस्ट पे बैठता हूँ, जैसा मैंने ज्वाइन करता हूँ, तो मैं कभी भी नीचे नहीं देखता, मतलब आई डोंट सी 10 फीट टाइप्स, और मैं हमेशा देखता हूँ कि 5 साल बाद ये डिपार्टमेंट क्या रहेगा, 10 साल बाद क्या होगा, एंड इन परपेचुइटी ये इसका क्या होगा, और हमेशा मैं ट्राई करता हूँ कि मैं उस डायरेक्शन पे लेके जाऊँ इस डिपार्टमेंट। आई डोंट सी कि भाई अगला 1 साल 6 महीने में क्या होगा, 2 महीने में क्या होगा। If you see very short term, if you keep your focused very short term, or if you keep your objectives very short term, then they are bound to, get toppled once the office is. ये बहुत ही क्लियर है। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि 3 महीने में ऐसा है, ऐसे करके मैं निकल लूंगा, तो पता चला 4था महीने में गिर जाएगा। You can be very sure. But if you keep a long term objective कि 5 साल में ये होगा, 10 साल के बाद ये शिक्षा विभाग ऐसा होगा, ये टीचर्स जैसे हैं, मतलब they were recruited for 25 years, तो 5 साल क्या होगा, 10 साल क्या होगा, 15 साल क्या होगा, then I feel it also compels in a successor कि भाई इसको कंटिन्यू रखा जाए। बट अगर आप शॉर्ट टर्म लेके चलेंगे then you are into serious trouble। ठीक है सर, आपके करियर में जब शुरुआत हुई होगी तो उस समय कंप्यूटर्स नए आए होंगे, फिर कंप्यूटर मोबाइल हमारी लाइफ का हिस्सा हो गया और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो कई सारे टेक्निकल तौर पे भी कई बदलाव आए, उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन का वे और तरीका भी चेंज हुआ होगा, तो आप उसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं? किस तरह पहले एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह होता था, क्या आपका एक्सपीरियंस है कि पिछले 3 दशकों में किस तरह? देखिए, जब मैं पहली बार, मैं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर था, हाँ, और जब मैं पहली बार ज्वाइन किया तो मैं कंप्यूटर लेकर आया कार्यालय में, तो इट वाज अ म्यूजियम पीस, सब लोग देखने आते थे। एज सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पीपल यूज्ड टू कम एंड सी कि कंप्यूटर होता कैसा है। और
जब मैं डीडीसी था, आई यूज्ड टू बी द ओनली फर्स्ट डीडीसी जो कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट लेके बैठता था, बाकी लोग अपना लोहे का मशीन से करते थे। सो कंप्यूटराइजेशन में शुरुआत मैंने विभिन्न ऑफिसेस में, बहुत सारे ऑफिसेस में, आई बॉट द फर्स्ट कंप्यूटर इनटू दोस ऑफिसेस। फिर उसके बाद इलेक्शन आया, इफ यू रिकॉल, दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन एनआईसी एंटर्ड इनटू द फ्रे। एनआईसी ने अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू किए थे, कंप्यूटराइज्ड अपॉइंटमेंट लेटर्स और सब का बात है। बट दैट वाज अ टाइम व्हेन पीपल वेर रिसेप्टिव। ऐसा नहीं था कि अभी कोई पीपल वर रिवोल्टिंग कि भाई ये कंप्यूटर अचानक कैसा आ गया। बट मेरा फर्स्ट इंटरवेंशन इन दीज ऑफिसेस वेयर एज एसडीओ आई बॉट द कंप्यूटर इनटू द ऑफिस, एज डीडीसी आई बॉट इन द कंप्यूटर। और कालांतर में फिर धीरे धीरे सब जगह कंप्यूटराइजेशन शुरू हुआ। एनआईसी वाज वन ऑफ द मेन ड्राइविंग फोर्सेस इन टिल आई वाज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। फिर सब बहुत सारे, एवरी ऑफिस हैड कंप्यूटर, एवरी table had a computer, and then the note sheet also started getting computerized, being typed on computer. लेकिन ये था कि the actual work of computerization never happened. It was more used as the typing machine. It replaced only a typing machine. बहुत दिन तक, मतलब आप समझ सकते हैं 15 साल तक वो टाइपिंग मशीन रहा। और आज भी बहुत सारे ऑफिसेस हैं जिसमें वेरी हाई एंड कंप्यूटर्स हैं, बट दे आर स्टिल टाइपिंग मशीन। अब आ गया AI, and AI is a big leap from these the way you work, and अब ये है कि AI has a capacity to understand, it has a capacity to learn, and it has to capacity to assist you in decision making. अभी बिल्कुल totally different आ गया है, and ये major challenge है गवर्नमेंट सेक्टर में। कॉर्पोरेट सेक्टर तो already has been hit. But government sector is going to be a major challenge to skill them in AI, and then get everybody AI smart. और मेरा अपना व्यू है कि now government servants or government officers need to become AI smart, and there is no escape from it. जैसे कंप्यूटर से escape, जैसे there is no computer, now you have to be AI smart, and if you are not AI smart, then you'll be 6 years back, 10 years back. But sir, जैसे AI, प्रश्न वही है कि AI आने से प्रशासन में तो बदलाव आना ही है, वो श्योर है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर अभी भी रिकॉर्ड, जो आप कह रहे थे कि प्रिंटिंग टाइपिंग मशीन की तरह यूज हो रहा था कंप्यूटर, डिजिटली चीज़ों को रिकॉर्ड्स अभी भी किया ही जा रहा है। जैसे कई हाल ही में मैंने स्टोरीज की कि मल खानों के भी रिकॉर्ड्स अभी तक डिजिटलाइज, जो कि शायद हो जाने चाहिए थे। तो अभी हम वहाँ उतने पीछे हैं और AI को इंट्रोड्यूस करना है प्रशासन में, तो ये कैसे होगा? देखिए, ये अब जबरदस्ती होगा। तो अगर जुडिशरी ने इंटीग्रेट अपने को कर लिया, या एसपी ऑफिस ने कर लिया, मान लिया, तो AI कहेगा कि देयर इज अ मिसमैच बिटवीन योर थाना एंड योर ऑफिस, एंड इट इज मिसमैच बाय सो मेनी नंबर्स। तब तो थाने को तो अलाइन करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। मतलब आज के दिन में अगर जुडिशरी कहेगा भाई आपके यहाँ इतने वारंट कहते इतने एग्जीक्यूट हुए, और एसपी साहब अपना फिगर लगाएंगे और थाना वाला अपना फिगर लगाएगा, आज के दिन में भी इफ यू सी दैट रिकॉर्ड इज स्टिल नॉट रिकंसाइल्ड कि हाउ मेनी वारंट्स आर इन द थाना, हाउ मेनी वारंट्स आर इन द एसपी ऑफिस, एंड हाउ मेनी वारंट्स हैव बीन इशूड बाय द जुडिशियल ऑफिसर्स। So when you start integrating them on an AI platform, suddenly the mismatches will start throwing up. Right. The mismatches in government data will also start throwing up. वो कहेगा कि बच्चा का एनरोलमेंट ऐसा है, बीपीएससी में इतना था, एग्जामिनेशन बोर्ड में इतना है, आपका स्कूल इतना दिखा रहा है, आपका आंगनवाड़ी में ये ऐसे हैं, और आपके बेनिफिशियरी डेटा ऐसा कह रहा है, आपका स्कॉलरशिप ऐसा डेटा कह रहा है, आपका यूनिफॉर्म स्कीम ऐसा कर रहा है, आपका मिड डे मील है। तो सो मच ऑफ डेटा, अभी तो सब अलग अलग रखते हैं। तो जब AI आएगा तो ऑल दिस गेट इंटीग्रेटेड एंड AI will start throwing pointing and round, young man, there is so much of error in your data, there is so much of error in this data, there is so much of error, so unless you don't fall in line and you try to resolve your data, तब तो ये डेटा तो वो तो मतलब पब्लिक डोमेन में ले जाएगा। मतलब AI का एक और खासियत है, वो ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल, बहुत ज्यादा। मतलब व्हाट यू कैन ऑब्जर्व द गवर्नमेंट ऑफिसर कैन ऑब्जर्व द सेम, राइट। आप उसको जैसे डालेंगे तो यू विल कम टू नो कि इतना डेटा का डिस्क्रिपेंसी है, कल को आप ही छापने लग जाएंगे कि भाई इतना डेटा डिस्क्रिपेंसी है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में। सो एवरीबडी विल स्टार्ट फॉलोइंग इन लाइन। और मेरा अपना व्यू है, मेरा अपना अगला 10 साल का प्रोजेक्शन है कि द सोसाइटी विल बिकम वेरी ट्रांसपेरेंट। What you know as a government servant and what the press knows and what the public knows
the gaps will all get over. Right. And it will have no geographical boundaries also. What America will see, what China will see, what Germany will see, what India will also see. Right. Okay. And sir, lastly, इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि आप जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें कोई एक चीज बदलनी चाहिए तो वो क्या होगी? मेरा अपना व्यू है कि ब्यूरोक्रेसी में आज भी जो पब्लिक कनेक्ट है वो कभी कभी मैं फील करता हूँ कि अभी भी मिसिंग है और ये इंडिविजुअल पे निर्भर हो गया है. मतलब इट्स बिकम वेरी इंडिविजुअल स्पेसिफिक कि एक्स ऑफिसर पब्लिक कनेक्ट करता है, वाई पब्लिक कनेक्ट करता है. और पब्लिक कनेक्ट इन द नॉट इन द सेंस कि आप सोशल मीडिया में दिख रहे हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. आई एम टॉकिंग ऑफ समबडी वॉक्स इनटू योर ऑफिस, you listen to him, try to resolve his issue and tell him that I have resolved this issue to this extent and not resolved this. That is something which अभी भी इतने साल बाद भी it's lacking. मुझे कभी कभी लगता है कि नहीं. कभी कभी कुछ लोग मतलब पब्लिक कनेक्ट इन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कनेक्ट करते हैं कि आए पब्लिक आए सुना और गया. उसके बाद 4 महीने बाद आएगा सर मेरा तो कुछ काम नहीं हुआ, फिर 6 महीने बाद आएगा मेरा काम नहीं हुआ. तो मेरा अपना व्यू है कि दैट सिंसियरिटी एंड पब्लिक कनेक्ट विद सिंसियरिटी उस दिन होगा. और दूसरा ट्रांसपेरेंसी इन योर एक्शन, व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाई यू आर डूइंग, दैट पब्लिक शुड बी वेरी क्लियर. राइट. These are things which I feel that should be, there's a lot of scope for improvement. And sir, you have many traits, many passions. फोटोग्राफी है, कार्टूनिंग है, स्क्रिप्ट भी लिखते हैं आप और बहुत सारी चीजें, एयरक्राफ्ट उड़ाना भी है. अगर आप IAS नहीं होते तो आप क्या होते? मैं साइंटिस्ट होता. मैं बिल्कुल साइंटिस्ट होता. और जब मैं IIT से मैंने पास आउट किया था तो माय प्रोजेक्ट वाज ऑन फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम्स एंड वी ट्राई टू डिजाइन अ मॉड्यूल फॉर द सैटेलाइट्स. इसमें सैटेलाइट में इट वुड बी fitted in the satellite. The satellite would detect itself about any errors and then it will try to correct itself. So मैं साइंटिस्ट होता, मतलब मैं निश्चित ही साइंटिस्ट होता. एंड मैं हमेशा आकाश और स्पेस एस्ट्रोनॉट नहीं होता है कि थोड़ा फिजिकली फिट रहता तो एस्ट्रोनॉट बन जाता है उसका. और मेरी अपनी आकाश में उड़ने का मेरा जो जज्बा है वो मतलब वो कीड़ा मेरा दिमाग से उतरा नहीं एंड इट स्टिल कंटिन्यूस. अभी सर आप आकाश में उड़ने की बात कर रहे थे, अगर मैं गलत तो प्लीज टोकिएगा. आई थिंक आप हॉर्स राइडिंग भी करना शुरू किया आपने? नहीं वो तो एकेडमी में लोग करते ही थे. अभी हाल में नहीं वो करता रहता हूँ बीच में. अच्छा वो करते हैं. ठीक है सर. ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. इट वाज अ नाइस कन्वर्सेशन विद यू. थैंक यू सो मच सर.